बीए प्रथम वर्ष के सेकंड पेपर में आधुनिक जो कहानियाँ से संबंधित आपकी टेक्स्ट बुक लगी है उसमें आज हम पठार का धीरज कहानी का अध्ययन शुरू करेंगे। पूर्व में मैंने आपको इस टेक्स्ट बुक से संबंधित कहानी उसने कहा था मंत्र, मधुआ, इन तीनों कहानियों की समीक्षा और इस कहानी के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन मैं आपको करवा चुका हूँ। आप पूर्व के सभी व्याख्यानों को ध्यान से सुनकर इन तीनों कहानियों से संबंधित अध्ययन करें और उनके नोट्स भी तैयार करते रहें। पठार का धीरज अज्ञेय के द्वारा रचित कहानी है। अज्ञेय, जैसा कि आपके सामने मैंने जो टेक्स्ट बुक से संबंधित जो अज्ञेय का परिचय दिया हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से अज्ञेय को एक प्रतिभाशाली, एक प्रतिभा के धनी व्यक्ति के रूप में लेखक के द्वारा उसका चित्रण किया गया है। और यह सच भी है क्योंकि अज्ञेय ने हिंदी साहित्य में एक नए शिल्प, एक नए वाद और एक नए तरह से हम कह सकते हैं कि कहानी या गद्य विधा या कविता को उन्होंने रेखांकित किया। एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी अज्ञेय ने न केवल कविता, कहानी, वन, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण या गद्य की अन्य विधाएं, उन सब में उन्होंने क्रांतिकारी जो परिवर्तन करके गद्य रचनाओं को एक नया रूप प्रदान किया। अज्ञेय का हिंदी साहित्य में जो सर्वाधिक बड़ा महत्व है वह है उनके तार सप्तक के संपादन और नए पत्ते, जो उनकी एक विचारधारा चली थी नए पत्ते के साथ प्रयोगवादी काव्यधारा का शुभारंभ करने का। तार सप्तक और उसके बाद सप्तक के जो प्रकाशन उनके द्वारा किए गए थे उसमें न केवल उन्होंने उस युग की जो कविता है उसको एक नया रूप और आकार दिया, वरन हिंदी साहित्य में जो नए कवि थे उनको जो मंच नहीं मिल रहा था उन सब को उन्होंने एक मंच प्रदान किया और कविता को एक नई धार प्रदान की। उन्होंने तार सप्तक के बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक संपादित किए और उन सभी सप्तक में उन्होंने हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण कवियों को स्थान देकर के उनकी कविताओं को संकलित किया और इस तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नए प्रतिभावान कवियों को एक स्थान भी प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया। अज्ञेय ने जो भी कविता, कहानी लिखी है उसमें एक नयापन इस रूप में है कि वह संवेदना और शिल्प के दृष्टिकोण से वह बहुत ही सार्थक है। इस जो उनकी जो कहानी या जो कविता है उसकी सबसे बड़ी विशेष बात है कि उन्होंने अपनी विभिन्न शैलियों में एक परिष्कृत भाषा में नए शिल्प, नए प्रतीक, नए बिंब, जो सामान्य जीवन के में काम आने वाले जो भी हमारे तथ्य हैं उन सब को भी उन्होंने अपने कविता में उपमान, प्रतीक और बिंब के रूप में चित्रित किया और लगभग उस काल के सभी कवियों ने इस तरह से उनका चित्रण किया। तो हिंदी साहित्य में इस दृष्टिकोण से अज्ञेय का एक ऐतिहासिक महत्व है कि उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित जो भी उनके दर्द, कठिनाइयाँ, उसी को उन्होंने उपमान और प्रतीक के रूप में चित्रित कर दिया। अज्ञेय ने संख्या में कहानियाँ भले अधिक ना लिखी हो किंतु उनकी सभी कहानियों में कथ्य की नवीनता, एक नया शिल्प और नया भाषा संबंधी एक नया प्रयोग मिलता है जो कहानी और कविता को एक नई सृजनात्मकता की ऊंचाई प्रदान करता है। पाठ्य पुस्तक में जो उनकी पठार का धीरज कहानी है वह भी एक नए प्रतीक, बिंब और परिष्कृत भाषा के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें पठार का धीरज एक सांकेतिक, ध्वन्यात्मक हम कह सकते हैं चित्र है जो संक्षिप्त, मौलिक और हमारी जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाला है। मैं इस कहानी का अध्ययन करवाने से पहले संक्षेप में आपको बता दूं कि इस कहानी में अज्ञेय ने जिस प्रकार पठार जो दूर दूर तक फैला है, चारों ओर दुराव भरा सन्नाटा वहाँ पसरा रहता है, चारों ओर उबड़ खाबड़ रहती है, एक अनगढ़ पत्थर वहाँ बिखरे रहते हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, चारों तरफ आपको चट्टान और खंडर ही दिखाई देते हैं, नीरवता रहती है। उसी तरह पठार का धीरज कहानी में जो नायिका का जो एक चित्रण है राजकुमारी हेमा का, वह लगभग ऐसा ही चित्रण इस कहानी में उन्होंने किया है।
ऊंचे ऊंचे टीले, खंडहर मटमैली भूरी हरियाली, धुंधले छोटे जों, अंधेरी खोए, बिखरे हुए पत्थर, कुछ गोल कुछ चपटे कुछ उभरे, चुभन से तीखे दूर, चपटी लंबी इमारत की बत्तियां मानो रेलगाड़ी खड़ी हो। पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि पठार के धीरज का जो चित्रण कर रहा है वह एक कहानीकार अज्ञेय के द्वारा, जो मैंने बताया था पूर्व में आपको कि वह मौलिकता और कौतूहल को उत्पन्न करने वाला है कि दूर दूर तक फैला हुआ जो पठार है वह एक सन्नाटा उत्पन्न करता है, और उसका संपूर्ण चित्रण इस 3 पंक्तियों में हमारे सामने अज्ञेय के द्वारा किया गया। किस प्रकार का पठार, किस पठार का धीरज भरा फैलाव, दुराव भरा सन्नाटा, झंझनाती तेज हवा, चपटे पत्थरों का मीन के ऐसे हरे चिट्टे लोहाई कहानी के तारा फूल, उड़ते उड़ते बेभरोसे बादल, तीतरों की चौकी सी पुकार, तितिर तसु, दूर तक गीदड़ के रोने और भौंकने के बीच का स्वर। यह सब जो कहानीकार के द्वारा चित्रण किया गया है वह पूरी तरीके से इस वातावरण के को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण से यह चित्रण किया गया है। वह एक प्रतीकात्मक रूप में इस तथ्य को आगे बताना चाहता है कि शीर्षक और नामकरण से ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है कि पाठक पर पठार के धीरज का जो प्रभाव है वह इस कहानी के नायक नायिकाओं से भी संबंध रखेगा। वे सब एक यथार्थ को संबोधित करते हैं, लेकिन यथार्थता के इस तरह सूक्ष्म वास्तव, फिर सूक्ष्म वास्तव जिसमें हमारे भाव का भी आरोप, फिर क्या क्या कोटियाँ नहीं है जिनमें भाव ही प्रधान हो, जिनके तथ्य वहीं पहचाना जाए जहाँ वह व्यक्ति जीवन के प्रसार में गहरी लीके काट गया हो, नहीं तो और पहचानने का कोई उपाय न हो, क्योंकि जीवन के क्षण का स्पंदन इतना तीव्र हो कि सब कुछ उसी से गूंज रहा हो, दूसरी कोई ध्वनि सुनी ना जा सके। इस अवतरण के अंतर्गत अज्ञेय हमारे सामने इस तथ्य को प्रकट कर रहे हैं कि जो भौतिक जगत के सब दृश्य हैं, सब स्थान तथा जीवन के सब क्षण, वे सब यथार्थ हैं, परंतु इनमें यथार्थता के अपने अपने अलग अलग स्तर होते हैं। किसी यथार्थ का स्तर जो होता है वह अत्यंत सूक्ष्म होता है, और यथार्थ सत्य भी होता है, और सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। पठार, पक्षी, बादल, गीदड़, ये सब क्या हैं? ये सब जीवन के यथार्थ हैं। किसी का यथार्थ सूक्ष्म होता है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी मानव के भावों से जुड़ा रहता है। एक प्रकार से यथार्थ के स्तर पर हमारे भावों का आरोप रहता है, यानी कहने का लेखक का आशय है कि हम मन में जैसा सोचते हैं उसे उसी प्रकार हम चीज़ों को देखने लगते हैं। यही यथार्थ है, और यथार्थता के अनेक स्तर और प्रकार लेखक के अनुसार हो सकते हैं जिसे हम देख व अनुभव कर सकते हैं, जबकि यथार्थ का दूसरा स्तर अत्यंत सूक्ष्म होता है, जहाँ हमारे भाव आते हैं वे कहीं तिरोहित हो जाते हैं। हम मन की अचेतन परतों में जाकर उसके उतार चढ़ाव को महसूस भी कर सकते हैं। इस अति सूक्ष्म वास्तव की अनेक कोटियाँ भी हो सकती है, और मनुष्य की अपनी बुद्धि और चेतना पर यह निर्भर करती है कि वह उस यथार्थ को किस रूप में ग्रहण करता है। लेखक के अनुसार सच्चाई यह है कि भावों के साथ जब तथ्य जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन का प्रसार अपनी गहरी रेखाएं उभारने लगता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के प्रसार का पता ही नहीं चलता है। लेखक यहाँ पर इसी तथ्य को प्रतिपादित कर रहा है कि भाव ही प्रधान हो, जिसमें तथ्य वही पहचान है जिसमें व्यक्ति जीवन के प्रसार में गहरी लेके काटा गया हो। अर्थात व्यक्ति के जीवन का प्रसार अपनी गहरी रेखाएं उभारने लगता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन के प्रसार का पता ही नहीं चलता। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान भी सदैव मनुष्य के हृदयगत भावों पर ही निर्भर करती है, और व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षण भी उसके भावों में सदैव धड़कता रहता है। लेखक के अनुसार व्यक्ति जीवन के क्षण का स्पंदन इतना तीव्र हो कि वह सब कुछ उसी से गूंज रहा हो और दूसरी कोई ध्वनि सुनी न जा सके। जो मन में उत्पन्न भाव हैं उन सब भावों का जो हृदय में स्थित जो गूंज है वह अगर सुनाई नहीं दे तो व्यक्ति की सूक्ष्म भावों का उसके जीवन के प्रसार का पता ही नहीं चलेगा। व्यक्ति के हृदय में भावों की गूंज उसे स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए, और वह देती भी है। इसीलिए लेखक ने कहा है कि
व्यक्ति जीवन में क्षण का स्पंदन इतना तीव्र होता है कि हमें अपने आसपास चेतन मन का भाव चारों ओर गूंजता सा सदैव दिखाई देता है, किंतु यह भी तथ्य है कि चेतन मन की वह ध्वनि केवल हमारे अंतस को ही महसूस होती है, अन्य कहीं नहीं। विचार और भाव हमेशा इस चेतन मन से ही उत्पन्न होते हैं, जो अचेतना की अवस्था में भी सदैव उदय होते हैं और अस्त भी होते हैं। इस अवतरण में लेखक ने बहुत नए बिंब और प्रतीक के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मन चाहे कितना ही चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में, उसमें विचार और भाव जो होते हैं वह सदैव चलते रहते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। और जो प्रबल मेधा के धनी व्यक्ति होते हैं वह इन भावों और विचारों को सदैव महसूस करते हैं। देखिए, आगे की अधिकांश जो कहानियाँ या कविताएं हैं उसमें आपको कई स्थानों पर तत्सम शब्दावली बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो साहित्यिक हिंदी हम कह सकते हैं, किंतु उसके अंतर्गत जो भाव होते हैं वो बहुत ही सहज और सरल होते हैं। उनको पकड़ना, अगर कोई पाठक उस भाव को पकड़ ले तो उस लेखक की शब्द योजना को वह निश्चित रूप से उसके विचारों और भावों को भी वह पकड़ लेगा। लेखक की शब्द योजना चाहे कितनी ही तत्सम क्लिष्ट शब्दावली से हो, लेकिन विचारों और भावों को कोई व्यक्ति पकड़ ले तो वह उसकी भाषा उसको सहज, स्पष्ट और प्रवाहमयी दिखने लग जाएगी। उन चट्टानों और खंडरों से भरे पठार की खुली फैली लचीली प्रवाहमान व्यापकता से अभिभूत किशोर अगर सहसा सुनता है कि तीतर की बोली त तितिर न होकर कुछ और है, क्या है वह ठीक सुन लेता और उस रेलगाड़ी नुमा इमारत की बत्तियां टिमटिमाकर उसे बहुत कुछ जरूरी संदेश करिए जो उसे चांद निकलने से पहले सुन लेना, क्योंकि फीके होते हुए दिग्बिंदु से अगर चांद उभर आया और खंडर की अधूरी मेहराब पर उनकी जुनाही पड़ गई तो न जाने कौन सी उनकी पोल खुल जाएगी। लेखक ने कहा कि जो किशोर है वह किशोर उस संपूर्ण पठार की खुली जो व्यापकता है उसको बहुत आसानी से वह ठीक ठीक ढंग से सुन भी लेगा। लेखक के अनुसार अगर वह यह सब सुनता है तो क्या उसका सुनना धोखा ही है? क्या वह भी वास्तविकता का नया स्तर नहीं है? और क्या हमेशा ही हमारा जीवन एकाधिकार स्तर पर नहीं चलता? हमारा अधिक तीव्रता के साथ जीना क्या एक ही स्तर पर अधिक गति या विस्तार की अपेक्षा अधिक नए स्तरों का हठात जागा हुआ बोध ही नहीं है? तीव्र जीवन के क्षण, नई दृष्टि, नए बोध के क्षण, अनेक स्तरों पर जीवन के स्पंदन की द्रुत अनुभूति ये विरल ही होते हैं, जैसे कि तीसरा नेत्र कभी कभी ही खुलता है। लेखक के अनुसार इस अवतरण में भी लेखक ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उस भाषा के अंतर्गत लेखक यह कहना चाहता है कि पठार के शांत प्राकृतिक परिवेश में जो तीतर की बोली है वह सुनाई देती है, उसे एक अनोखी अनुभूति होती है और उसमें उस स्थिति का विवेचन किया गया है जिसमें कहानीकार आगे यह बताना चाहते हैं कि चट्टानों और खंडरों से भरे पठार में किशोर ने सहसा तीतर की जो बोली या कूक सुनी थी उसे उस परिवेश की वास्तविकता का उसे कुछ आभास होता है। अगर किशोर तीतरों की बोली के साथ उस परिवेश के सभी शांत और मंद स्वर को सुन लेता या सुन लेने में समर्थ होता तो उसका सब कुछ सुन लेना एक धोखा या भ्रम न होकर वास्तविकता से परिचित उसका परिचय कहा जा सकता है। लेखक के अनुसार कहानीकार अज्ञेय ने किशोर के रूप में एक पात्र का परिचय एक अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उसका संपूर्ण चित्र प्रकट कर दिया। किशोर के लिए सब कुछ सुन लेना यथार्थ के अनेक स्तर से होकर गुजरना है, एक वास्तविकता का नया स्तर प्राप्त करना है। क्या हमारा जीवन लेखक के अनुसार इसी क्रम में अज्ञेय एक प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा करते हैं कि इस अवतरण में कि क्या हमेशा ही हमारा जीवन एकांत स्तर पर नहीं चलता? अर्थात लेखक के अनुसार हम जो जीवन जीते हैं और एक ही मानसिक स्तर की जो हम अनुभूति करते हैं इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमारा जीवन एक से अधिक स्तर पर हमेशा जीवित रहता है। हम शीघ्रता से बहुत अधिक अपने जीवन को विस्तार देते हैं और नए नए स्तरों का अनुभव करते हुए हम जीवन का अनुभव करते हैं। अनेक स्तरों से हमारे अनुभव जो होते हैं उससे हमारा परिचय हमें उसका मिलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि अनेक स्तरों के अनुभवों का हमें सहसा जो एक परिचय है, एक साक्षात्कार है वो हमारा होता रहता है और अनेक स्तरों पर जीवन के जो स्पंदन है, जो धड़कन हमारे जीवन की है, जो गूंज जो सुनाई देती है वो उसकी शीघ्र हमें अनुभूति होती है। उसमें हृदय और मन में ज्ञान चेतना का प्रसार सदैव
हो जाता है और जीवन में अनेक स्तर पर बहुत कम मात्रा में हम अनुभूति के विषय को पहचान पाते हैं और ज्ञान चेतना का इस तरह तीसरा नेत्र सदा नहीं, लेखक के अनुसार कभी कभी ही खुलता है। भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ सरल संस्कृतनिष्ठ है, किंतु यदि उसको हम समझ लें तो वो बहुत हमारे लिए सरल हो जाती है। उसके भाव, वाक्य योजना और शैली एक विवेचनात्मक कही जा सकती है, जिसमें लेखक ने अनुभूति की तीव्रता के अनुपात से व्यक्ति की ज्ञान चेतना के प्रसार और उसके अनुसार ही जीवन जगत के परिवेश के आनंद को प्रकट किया है।